हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 3, जहां पे हमने डिस्कस किया था मनी एंड बैंकिंग। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ दैट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट फॉर सीबीएसई, फॉर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एज वेल, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारे के सारे बोर्ड्स आपके लिए यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो उसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, एंड मेक श्योर कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हम लोग डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो जल्दी से पहले जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और कोई भी डाउट हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे ऐप और हमारे वेबसाइट पे सारी चीजें लिस्टेड आउट है फॉर सीबीएसई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सो ऑन दैट नोट जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पहले एमसीक्यूज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं, बहुत बड़ा वो पूरा सेशन था, बिकॉज टोटल 11 क्वेश्चंस थे, लेकिन 11 क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत डिटेल सारी चीजें आपको समझानी थी। बिकॉज मनी और बैंकिंग लगता तो 3 चैप्टर का है कि भाई 3 पन्नों का पेज है, 3 पन्नों का चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें जो एक एक पर्टिकुलर वर्ड है ना, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और इतना कॉन्सेप्चुअल हमें सारी चीज़ों को इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है, सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेरी नाइसली, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आप इसमें न्यूमेरिकल में गलती हो सकती है, जैसे कि नेशनल इनकम वगैरह में आपका आंसर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं आएगा तो मुश्किल है। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आपको मनी मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट में दिखने वाले हैं, अदरवाइज बाकी के जितना भी है बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है और कंसेप्चुअल है। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ जाती है तो आप आराम से उस चीज़ को आंसर कर सकते हो। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग फॉर यू, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करें आज की क्लास, चलो भाई। सो What is narrow money refers to? What is narrow money? आपको मैं बता दूं, हमने narrow money और broad money पढ़ा है किसमें, जब हम लोग पढ़ रहे थे measures of money supply में। ठीक है, measures of money supply हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था M1, M2, M3, M4। सो व्हाट इज नैरो मनी एंड व्हाट इज ब्रॉड मनी। अच्छा, इसी बात में मुझे भी बताओ कि M1, M2, M3, M4 में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में होती है और सबसे कम लिक्विडिटी किस में होती है, ये भी मुझे आपको बताना है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, राइट। तो थोड़ा दिमाग दिलाओ अच्छे से दिमाग। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या होता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम कि किस तरीके का पब्लिक के पास कितना मनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इन एन इकोनॉमी, दैट इज money supply, right? On that note students, what is narrow money? Narrow money is basically M1। M1 में क्या क्या आता है, CC, that is currency and coins, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट्स, फिर हमारे पास क्या आता है OD, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, और इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी भी बोलते हैं, ठीक है। द अदर नेम ऑफ M1 इज नैरो मनी। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये याद होना चाहिए कि M1 के अंदर क्या आता है, M2 के अंदर क्या आता है, M3 के अंदर क्या आता है, M4 के अंदर क्या आता है। हमने बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ी, राइट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, फटाक से, खटाक से। ओके, डन, क्लियर, बढ़े आगे, चलो भाई। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ M1? दैट इज नैरो मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, M1, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। M1 इन द मनी स्टॉक इन इंडिया रिफर्स टू, देखो मनी सप्लाई लिखा हुआ है, मनी स्टॉक, बोथ आर सेम थिंग, बिकॉज सप्लाई भी हमारा क्या रहता है, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, दैट इज वाई, राइट। सो इंडिया रिफर्स टू, इसका आंसर मैंने अभी बताया आपको पिछले वाले जब मैंने एक्सप्लेन किया, देखते कितने लोग को आता है। सो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, ऐसा कुछ था क्या? मैंने अभी जो आपको तीनों चीजें लिस्टेड आउट करी, इसमें पोस्ट ऑफिस तो था ही नहीं। टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस नहीं था। करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, पता नहीं था कि नहीं, अब पता नहीं मुझे। और डी था मेरे पास टाइम डिपॉजिट विद द बैंक,
अब मुझे बता दो, इससे सिंपल ही नहीं मिलने वाला, बिकॉज अभी डिस्कस किया हमने पहले वाले एमसीक्यू में, उसके बाद भी अगर ये वाला एमसीक्यू नहीं हो रहा ना तो बहुत गलत बात है। इसका क्या आंसर है? अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें आती हैं मनी M1 में। पहले हमारे पास आता है सीसी, फिर हमारे पास आता है डीडी, फिर हमारे पास आता है ओडी। ये तीनों चीजें आती हैं। सीसी से क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी? सीसी का मतलब क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन्स। डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स, ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो कौन सा है सही, बता दो जल्दी से। यस, एब्सोल्युटली थर्ड, दैट इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अभी मैंने आपको बताया था, राइट? ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है? आपको लग रहा है कि मैम इसको भी आप समझाइए, इसमें समझने का कुछ नहीं है। दीज आर फैक्ट्स, ये रूल्स हैं, फैक्ट्स है कि ठीक है M1 में ये सारी चीजें आनी है, M2 में ये सारी चीजें आनी है, राइट? सो दीज आर फैक्ट्स, इसको आपको लर्न करना रहेगा स्टूडेंट्स। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये गलत नहीं होना चाहिए था, ये वाला बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है स्टूडेंट्स तो मतलब आपको थोड़ा और एक तरीके से अटेंशन देना है, और जिनका सही गया वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड, गुड गुड जॉब। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको आ गया ये चैप्टर तो आप आराम से इसमें अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो। फाइन, डन। चलो भाई, उम्मीदें जाग चुकी मेरी सभी से कि अब थोड़ा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से और इजी क्वेश्चंस हैं तो बहुत अच्छे से सही आंसर्स करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स चाहिए। डन। चलो भाई, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज ब्रॉड मनी। अभी हमने क्या पढ़ा था? नैरो मनी। वो कौन सा था M1। तो हमें इतना पता है कि M1 नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी से, क्योंकि जब मैं आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने आपसे बोला था और आपको बिल्कुल ऐसे करके अंडरलाइन करवा के बोला था ये MCQ में आने वाला है। अब कितने लोगों ने ध्यान दिया उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरी बातों को सीरियस ले रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग कि अगर हम कोई भी लाइन अंडरलाइन करके आपसे बोल रहे हैं कि आ सकता है पेपर में, तो ऐसे ही नहीं बोल रहे। वी आर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वी आर एनालाइजिंग थ्रू द होल सिलेबस, उसके बाद ही किसी चीज़ को हम मार्क कराते हैं स्टूडेंट्स। सो दैट इज वाई आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये भी बताता है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेशन से किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, कितना आप किसी टॉपिक को समझ रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज ब्रॉड मनी स्टूडेंट्स? M3। क्लियर हुआ? समझ आया? इसमें क्या आता है बेसिकली? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। याद आया कुछ? एग्जैक्टली। सो M3 हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रॉड मनी। और M1 क्या होता है मेरे पास? दिस इज नैरो मनी। ओके, एंड M3 इज ब्रॉड मनी। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। डन 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 डन। चलो भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सब तैयार? ये सही होना चाहिए, ठीक है? अब ओके, द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी इज, जिसको M1 वर्सेस M3 पता उसको पता होगा, जल्दी से बता दो। ट्रीटमेंट ऑफ करेंसी, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, या ट्रीटमेंट ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। जिनको M1 और M3 का अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स याद कराए, अगर वो याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़ लिए। M1 में क्या क्या इंक्लूड रहता है उसको पहले सोचो, फिर M3 में क्या क्या फॉर्मूला रहता है अभी मैंने आपको बताया था क्या इंक्लूड रहता है। अब सोचो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बिकॉज M1 तो कहीं ना कहीं M3 का पार्ट है। तो क्या डिस्टिंक्शन है, क्या फॉर्मूला है? फिर से बता रही हूँ। M1 क्या होता है स्टूडेंट्स? CC प्लस DD प्लस OD। और मेरा M3 क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। तो M1 तो डेफिनेटली, मतलब ये सारी चीज़ें तो हैं ही, यही तो अलग भाई साहब हैं, इसकी वजह से तो M3 बना। तो ये भाई साहब जी कौन हैं हमारे? ये रहे टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। समझ आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब बिल्कुल अटेंटिव रहना है, ओके? चलो जल्दी से क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बी क्विक। डन? क्लियर? समझ आया कि ये चैप्टर से ऐसे ही MCQs आते हैं और हम भूल जाते हैं, बिकॉज हम बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके जाते हैं। तो आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके जाओगे तो बेटा ऊपर ऊपर वाले नंबर मिलने वाले हैं। कौन से नंबर? जो सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। चलो कम से कम बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो 1 नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, तो ऐसे करके सिर्फ हम पास ही हो पाते हैं।
अगर आप चाहते हो टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस तो आपको थोड़ा अलग हटके थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। काम चलाओ पढ़ाई करके तो कोई भी पास हो जाएगा, लेकिन इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल यू विल हैव टू वर्क हार्ड, फाइन। और हर एक डिटेल को ध्यान देना है। अगर आपकी चाहे वो स्कूल की टीचर हो या हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई भी हवा में यहाँ पे बात नहीं करने के लिए बैठा है। So if we are saying that this particular thing is important for you, means you will have to take it seriously. अभी back to back 4 questions आए हैं, अगर आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड थी। अगर 4 में से 2 क्वेश्चंस भी ठीक है देन गुड, वेल डन। लेकिन अगर चारों गलत हो रहे हैं मतलब समवेयर वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, फाइन। सो बी सीरियस नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखते हैं ये कितने लोगों से बनता है। देखो आधे लोग को तो देख के हार्ट अटैक आने वाला है, मैम इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए क्यों दिया है? पहले पढ़ो तो सही। कई बार क्या होता है जितना बड़ा क्वेश्चन दिया रहता है ना उतना इजी रहता है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो दैट इज वाई आप ना देख के जो नेवर जज और एग्जाम बाय इट्स फर्स्ट लुक में बिल्कुल भी, जैसे कि क्या बोलते हैं, यस नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सिमिलरली एग्जाम के पेपर को भी एकदम से देख के जज नहीं करना कि डिफिकल्ट है कि इजी है, कि देख के तुम लोग पता लगा रहे हो। हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार आप रीड करोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम क्वेश्चन तो समझ आ जाता, आंसर हमें याद नहीं आता। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स कि जब हम 2-3 बार किसी क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं ना तो हमें ये भी आइडिया आने लगता है कि ठीक है अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, इससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो मैं वही लिख दूँ। बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो दैट इज वाई हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है और कोशिश करनी है कि अगर वो क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा तो कम से कम थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो मैं लिख के आऊँ, राइट। सो रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन 2 पीपल, सीता एंड रानी। सीता क्या बोल रही है? आई वॉन्ट 1 किलो ऑफ पोटैटोज। ओके, रानी ने क्या बोला? वॉट विल यू गिव इन एक्सचेंज? ओके, सीता ने क्या बोला? आई कैन गिव यू 2 liters ऑफ मिल्क इन रिटर्न फॉर द पोटैटोज। मतलब ये क्या एक बार्टर सिस्टम की बात हो रही है? इतना तो मैं समझ गई, बिकॉज बार्टर सिस्टम क्या होता है? सी और सी दैट इज कमोडिटी एंड कमोडिटी, है ना। कमोडिटी एंड कमोडिटी इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी होता है। सीसी इकोनॉमी क्या होता है भाई? बेसिकली कि आप एक कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो फॉर अ कमोडिटी, मतलब उधर पैसे की कोई बातचीत नहीं हो रही। आपको अगर पेन चाहिए तो मैं बोलूँगी ठीक है आप मुझसे पेन ले लो, लेकिन उसके बदले में मुझे जूते देने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आपने मुझे शूज़ दिए, आपके जो भैया शूज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे शूज़ दो, उसके बदले में ही मैं आपको पेन दूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? पैसे का कुछ लेन देन नहीं हुआ, हमने कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1 kg पोटैटो के लिए वो 2 लीटर ऑफ मिल्क देने को रेडी है। सो आई डोंट नीड मिल्क। उनने क्या बोला कि भैया मेरे को तो चाहिए ही नहीं मिल्क, आई वॉन्ट पेयर ऑफ शू। तो ये क्या हो गया? वॉट इज द थिंग? कौन सी दिक्कत आ गई यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज बीन फेस्ड बाय सीता एंड रानी इन द फॉलोइंग प्रोसेस? क्या दिक्कत आ गई? क्यों ये हो नहीं सकता सिस्टम पूरा? क्यों ये एक्सचेंज पूरा नहीं हो सकता? What is it? Lack of double coincidence of wants, absence of common unit of value, lack of store of value या lack of standard deferred payment। ये सब क्या है? ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है तो सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी प्रॉब्लम है बताइए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कॉमन सेंस से हो जाना ये क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बात हो रही है। भाई उसको पोटैटोस चाहिए, ठीक है, आपने बोला उसके बदले में आप मिल्क दे दोगे, पर उसको तो मिल्क चाहिए ही नहीं, तो वो आपको नहीं देगी पोटैटोस, ठीक है। उसने क्या बोला? मुझे शूज़ चाहिए। तो मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि भैया जो चीज़ मुझे चाहिए सामने वाले के पास ही वो चीज़ होनी चाहिए, तभी हो पाएगा बार्टर सिस्टम, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या बोला? हटाओ ये सब, मनी को लेके आओ, पैसे के बलबूते पे सारी चीज़ें होंगी तो ईजी हो जाएगा। फाइन, चलो भाई, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोग का सही हुआ होगा, नहीं हुआ तो भाई बहुत गलत बात है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 करेंसी नोट इन इंडिया? ये वाला पता है कौन सा क्वेश्चन है बेटा? स्टार मार्क कर लो, MCQ में आना है। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। ये वाला पर्टिकुलर मैंने स्पेशली आपको मार्क कराया था कि दिस वन इज गोइंग टू कम इन MCQ, आता है क्योंकि कंफ्यूजिंग लगता है। हमने पहला क्या पढ़ा है? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ RBI या सेंट्रल बैंक? सोल अथॉरिटी ऑफ इश्यू ऑफ करेंसी। तो RBI ने किया होगा ना, सिंपल सी बात है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हुआ आप सभी से, बहुत सिंपल है, RBI ने किया होगा, है ना। यही थॉट प्रोसेस होता है। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? इन इंडिया, और इंडिया में कौन देखता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है 1 रुपये का करेंसी। सो 1 रुपये का करेंसी का नोट कौन इशू करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई नहीं, यहाँ पे आपको किसका मिलेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी का आपको सिग्नेचर मिलेगा 1 रुपीज के नोट पे, और बाकी के नोट्स पे गवर्नर ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मिलने वाला है। तो जब भी अगर आपको याद रखना है कि छोटी छोटी चीजें ही एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, फाइन, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू पे अटेंशन। चलो समझ आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडिया कॉइन ऑफ ₹5 and 10 आर इशूड बाय, अभी आंसर बता दिया था मैंने, अब ये गलत हुआ ना तो बहुत गलत हो जाना है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए वाला एमसीक्यू। कौन सा है इसका आंसर, डेफिनेटली लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई विल चेक इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से पहले तो इसको रब करें, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडिया कॉइन्स ऑफ ₹5 and 10 आर इशूड बाय, अब ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अभी समझाया मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, क्या होगा इसका आंसर, आरबीआई। क्लियर, समझ आया, चलो भाई। नेक्स्ट वी हैव रेपो रेट इज द रेट एट विच commercial banks purchase government securities from the central bank. Commercial banks can take loans from the central bank. Commercial banks can keep their deposits with the central bank and short-term loans are given by commercial banks. कौन सा होगा, जो रेपो रेट रहता है क्या रहता है, हमने पहली बार उसमें को पढ़ा था, ये हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजर होता है। सो रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट, सो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई क्या देता है भाई, लोन देता है, किसको लोन देता है, यहाँ पे आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, जिस रेट पे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। सो दैट इज व्हाई कमर्शियल बैंक्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक होगा। ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है, यहाँ पे तो हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई मेरा जो आंसर होगा दैट वुड बी बी। क्लियर हुआ, इट इज द रेट एट विच बैंक्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम द आरबीआई या सेंट्रल बैंक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाता है, जब कमर्शियल बैंक्स एक तरीके से पैसा जमा कर देते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, खटाक से फटाक से, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजों में। फाइन, समझ आया, ओके। ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज व्हाट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन, कैसे इंक्रीज होगा, द कमर्शियल बैंक एक्सपैंड देयर क्रेडिट ऑपरेशंस, या टैक्स रेट्स आर रिड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट, क्या होगा सारी सिचुएशन में। अब देखो, जब हमारे पास, देखो हमें पता है कि तीनों में ना 3 ऑप्शंस गिवन है। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आता तो थोड़ा मैं अपना दिमाग लगाऊंगी कि अगर कोई भी एक मैंने एलिमिनेट कर दिया तो बाकी के मेरे करेक्ट होने वाले, बिकॉज ऑप्शंस इस तरीके से हैं। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, बैंक रेट अभी हमने पढ़ा क्या होता है, वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक क्या लेते हैं, लोन ले सकते हैं। अगर उसका रेट बढ़ गया, यानी कमर्शियल बैंक एक तरीके से ज़्यादा लोन लेना पसंद नहीं करेगा, तो उसको क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो गया रेट, तो लोगों से भी तो वो इंक्रीज करेंगे। तो मुझे पता है कि फोर्थ वाला आंसर नहीं आने वाला, लो फोर्थ वाला आंसर नहीं आएगा तो मेरा पहला आंसर करेक्ट हो गया, दैट इज 1, 2 and 3, बिकॉज इन तीनों ऑप्शंस में 4 था तो सही नहीं होने वाला। सो बैंक रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से। तो अगर लोन लेना कमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो जाएगा तो दूसरों के लिए भी तो महंगा करेगा, तो इससे क्या होगा, लोन्स हमारे लिए बहुत महंगे हो जाएंगे, तो इससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ने वाला, बिकॉज आपको लोन आसानी से नहीं मिलेंगे, आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। सो दैट इज वाई जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो इंजेक्ट करती है मोर मनी इन द सर्कुलेशन, यानी मोर प्रिंट करती है मनी, या तो कमर्शियल बैंक अपना क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा देते हैं, या टैक्स रेट अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो भी इससे एक तरीके से मनी सप्लाई बढ़ेगा, इससे नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज वाई अगर मैं सिर्फ इतना दिमाग लगा लूँ कि ठीक है फोर्थ वाला जो ऑप्शन है मेरा नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। राइट, समझ आया, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फटाक से लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को। ओके, डन, चलो जी। सो नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, याद रखना विच ऑफ इज नॉट, नहीं है। एक तो क्या होता है ना, एक तो समझ में नहीं आता, हम पढ़ तो क्वेश्चन ही रहे हैं तो लोग कैसे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, नॉट क्यों नहीं पढ़ते, ये दिखता नहीं है क्या, इसी लाइन में तो है, तो क्यों नहीं दिख रहा हमें नॉट। दैट इज वाई क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस,
मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, वेरिएबल रिजर्व रेशो या बैंक रेट पॉलिसी। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है? अगर हमने वो पूरा चार्ट पढ़ा है ना तो भी हमें समझ में आ जाएगा। जो फ्लो चार्ट हमने आपको बताया था कि कौन सा क्वालिटेटिव होता है, कौन सा क्वांटिटेटिव होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये वाला पूरा हमने चार्ट पढ़ा हुआ है। अगर वो भी याद होगा ना तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें याद रखो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन तो डेफिनेटली क्वांटिटेटिव है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं? CRR, और हम लोग SLR के बारे में पढ़ते हैं, और बैंक रेट तो डेफिनेटली अभी पढ़ा है। तो क्या बचा? तो आंसर भी क्या होगा? राइट? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। सो दीज आर द स्टूडेंट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत छोटी छोटी जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वही सारी चीज़ें CBSE MCQ में डाल के दे देता है। इट्स वेरी स्मार्ट है ना, CBSE बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि बच्चों को लग रहा है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या ही आएगा, वही आ जाता है। सो दैट इज वाई आपको सारी की सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। कैसे आप लोग पता लगाओगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो रहा है? हाउ विल यू डिटरमाइन इट? मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं उसमें? ये दोनों क्या होते हैं, किसके अंदर आते हैं? LRR के अंदर। ये तो पता है हमें, राइट? सो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमने मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन में सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने इनिशियल डिपॉजिट और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही तो एक तरीके से स्टडी करके कैसे मनी बढ़ा सकते हैं, वही तो मनी क्रिएशन होता है। तो डेफिनेटली सारी चीजें आएंगी, राइट? क्योंकि हमने पढ़ा है ना मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है? और इसमें हम लोग इनिशियल डिपॉजिट और जो हमारा जो पूरा LRR है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही तो स्टडी करते कि किस तरीके से भाई अपना मनी को बढ़ा लें, राइट? सो दैट इज व्हाई एवरीथिंग विल कम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। सेंट्रल बैंक कैसे इंक्रीज कर सकती है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी लोन लेना कैसे इजी हो जाए लोगों के लिए? रेजिंग द रेपो रेट। रेपो रेट क्या है भाई? वो रेट जिसपे RBI एक तरीके से पैसे देती है किसको? बैंक्स को। उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो भाई कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक के लिए मुश्किल हो गया तो हमारे लिए मुश्किल कर देगा। तो क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? नेक्स्ट क्या है? रेजिंग रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसका उल्टा है ना, इसमें RBI पैसे दे देता है, इसमें बैंक दे देता है। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर सेंट्रल बैंक बाय कर लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो डेफिनेटली एक तरीके से पैसा तो बढ़ता है, राइट? और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से क्या होता है? पैसा उसके पास आता है, RBI के पास आता है। तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स? इसका आंसर होने वाला है बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जब भी RBI बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो RBI के पास से पैसा आएगा, बिकॉज व्हेन यू बाय समथिंग, या मार्केट में भी मैं जाती हूँ, मैं कोई सामान खरीदती हूँ, सपोज मैंने पेन खरीदा तो मेरी जेब से पैसे जाने वाले हैं ना, मेरे पैसे जेब से पैसा गए तो एक तरीके से उनके पास पैसा आया। तो सिमिलरली जब RBI के पास से पैसे जाएंगे तो किसके पास आएंगे? एक तरीके से क्रेडिट क्रिएशन होगा, मनी आएगा। फाइन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। यस, डन। चलो जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू? क्रेडिट मल्टीप्लायर किसके अकॉर्डिंगली सही है? LRR, SLR, CRR? इसका तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था। क्यों? मैंने आपको क्वेश्चन में ही पढ़ाया है कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यही है 1LRR। इसको बिल्कुल मैंने आपको बताया था, राइट? इसको सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर ये भी गलत होगी ना बहुत मार पड़ेगी। क्यों? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और लेकिन हमने क्या किया है मुझे पता है फिर भी गलत हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। क्यों? क्योंकि हम ये वाले क्वेश्चंस को बहुत लाइटली लेते हैं। इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, सर्कुलेट करता है मनी में, ये पढ़ लिया हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, छोड़ दिया। नेशनल इनकम की छोड़ दिया, वो डिफिकल्ट चैप्टर है, छोड़ दिया। सर्कुलर फ्लो इनकम की छोड़ दिया, इजी चैप्टर है, छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा क्या? राइट? सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आपको लाइटली लेना है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है फॉर्मूला क्या होता है कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही यही होता है कि बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय LRR। LRR के अंदर हमारे पास क्या होता है? CRR, और होता है हमारे पास SLR। क्लियर? समझ आया? याद आया कुछ? करेक्ट। चलो जी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली, जल्दी से, खटाक से फटाक से।
ओके जी, चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड्स currency and coins held by the public, saving account deposits with the fixed deposit, other deposits with the government and current account deposit and fixed deposit. किस में आता है ये, अभी हमने पढ़ा था, ये किस में आता है, M1 में आता है। तो इसका आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स अदर डिपॉजिट्स विद द गवर्नमेंट। सो डिमांड डिपॉजिट में ये सारी चीजें भी डेफिनेटली इंक्लूड होती हैं। डन, समझ आया, ऑलरेडी हम इसको पूरा पढ़ चुके। ओके चलो जी, next we have question number 15, process of credit creation by commercial banks comes to an end when, ये लाइन भी अंडरलाइन करवाई गई है, that is fresh deposit with the bank becomes zero, reverse ratio becomes zero, money multipliers become zero, या total money reserves become equal to the initial deposit। देखो जीरो जीरो तो कुछ पढ़ा है ही नहीं हमने, कभी भी पढ़ा तो हमने यही वाला पॉइंट है। सो दैट इज वाई डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई टोटल मनी रिजर्व्स बिकम्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। क्लियर? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स। हमने अराउंड 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आने वाले सेशंस में जब भी हमारे एग्जाम्स वगैरह सब आएंगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाले। लेकिन यू हैव टू बी अच्छे से पढ़ना है आपको सारे सब्जेक्ट्स को, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपको इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका बिजनेस स्टडीज़ हो। रिमेंबर, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स मिलके आपको एग्रीगेट बनाते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स भी टफ लगता है तो आपको उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कोई आपको सब्जेक्ट इजी लगता है तो आपको उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत वाला जो फंडा है ना, वो कहीं नहीं जाना, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी रेगुलर, बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर लेवल कि हम आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। और साथ में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करती हूँ सीबीएसई के अलावा कौन कौन से बोर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट को भी जाके डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी पर्टिकुलर भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इन फॉर 12th बोर्ड वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, चाहे वो वन शॉट रिवीजन हो, चाहे आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, चाहे आपके लिए एमसीक्यूज हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया अपडेट आप सभी के लिए हम लेके आ रहे हैं। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और आपको सारी अपडेट मिलनी चाहिए, तो आपको सब जगह फॉलो भी करना है। राइट स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को भी जाके रेफर कर सकते हो। एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।